नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का फिर से आज का इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा और लास्ट सेशन में जो हमने देखा कि कैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क बना है, ठीक है ना। तो एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि वायरलेस नाम की जो चीज़ है वो केवल लोकल अभी अरेंजमेंट है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन अभी आगे फ्यूचर में होगा, देखी जाएगी। फिलहाल अभी जो भी कम्युनिकेशन है वो सारा का सारा कम्युनिकेशन हमारा अभी ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड नॉर्मली है। लोकल लेवल पे हम वायरलेस कम्युनिकेशन यानी मोबाइल कम्युनिकेशन का भी यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई के थ्रू भी कर रहे हैं, और भी सारी भी अलग अलग अरेंजमेंट है कम्युनिकेशन के, वो भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन वाइड पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वाइड लेवल पे अगर हम चेक करने की बात करें तो ओवरऑल कम्युनिकेशन जो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर डिपेंड है। इवन फाइबर अभी आज का जो टेक्नोलॉजी है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि घर तक हम लोग फाइबर पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फाइबर एक अभी जो हमारे पास मीडिया और टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसमें फाइबर में, क्योंकि आज जो हम लोग इंटरनेट की जो स्पीड है उस पर हम लोग बात करते हैं। बात करना हमारा उतना मकसद नहीं रह गया। हमारा जो कम्युनिकेशन है पूरा का पूरा डेटा कम्युनिकेशन हो चुका है, यानी इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन हो चुका है। तो इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन को प्रॉपर चलाने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए एक हाई बैंडविड्थ यानी हाई स्पीड का इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्टिकल फाइबर एक मीडिया, एक ऐसा मीडिया है जिसमें हम अभी तक मैक्सिमम बैंडविड्थ का इंटरनेट दे सकते हैं। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है नॉर्मली कि ऑप्टिकल फाइबर में कितना इंटरनेट का स्पीड दिया जा सकता है या क्या स्पीड हो सकता है डाटा कम्युनिकेशन का, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि एक छोटा सा एग्जांपल मैंने कल भी बोला था, यमुना एक्सप्रेस पे। यमुना एक्सप्रेस पे दिल्ली से आगरा जाने के लिए एक हाईवे बनाया जेपी इंफ्रा ने। और ये जब हाईवे से, उस हाईवे बनने से पहले अगर हम दिल्ली से आगरा जाते थे तो कम से कम 6 से 9 घंटे लगते थे। और ये हाईवे बनने के बाद कम से कम 3 से 5 घंटे के अंदर हम लोग दिल्ली से आगरा पहुंच जाते हैं, ठीक है। और लेकिन जब ये इंफ्रा बना था तो उस समय बोला यह गया था कि ये एक ऐसा रोड हम बना रहे हैं जिसपे आप कम से कम 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप मूवमेंट कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि जब हम गाड़ियां उस पर मूव करने लगे तो थोड़ी समय बाद एक्सीडेंट होने लगे। और अब अगर आज की डेट में अगर आप उस हाईवे पे जाएंगे, रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड इज द वेरी गुड, रोड में आप बिल्कुल 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकते हो, नो डाउट। लेकिन हमारे पास जो व्हीकल थे, चाहे कार का हो, बस का हो, जो भी थे, उनके जो टायर थे वो इस कंपेटेबल नहीं थे कि 200 किलोमीटर के स्पीड को झेल सके। इसलिए टायर फटने लगे, टायर ब्लास्ट होने लगे। तो अब आप जाएंगे तो जो गाड़ियों का वेट होता है, जो स्पीड होता है, उसके हिसाब से स्पीड बनाया गया। जैसे आप कार से जाएंगे तो बिल्कुल बोला जाएगा आप 100 किलोमीटर आवर से ऊपर कार ना दौड़ाएं, हाईवे पे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, ठीक है। और जो बस है 80 से ऊपर नहीं दौड़ाएंगे। तो बहुत सारी चीजें लिमिटेड कर दी गई हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया कि जो ऑप्टिकल फाइबर है, स्पीड हम इनफाइनाइट स्पीड से हम इंटरनेट दे सकते हैं। समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस पे हम कस्टमर को या किसी भी यूजर को कितना स्पीड दे सकते हैं। वह स्पीड अभी तक आज की डेट में अगर हम बात करें एक आम प्रैक्टिकल को, तो मैक्सिमम 100 Mbps का स्पीड अभी हम लोग घर पे दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। फाइबर में इनफाइनाइट दे सकते हो, लेकिन हमारे पास जो साधन है उससे हम जो स्पीड की बात करें, टेक्नोलॉजी है, अभी 100 Mbps से ज्यादा नहीं। भले हम बात करें, और सबसे बड़ी बात बताऊं, आप चाहे आपके मोबाइल पे कुछ भी दिखाए दे, वास्तव में अभी भी किसी भी कस्टमर को 8 MB, ओनली 8 8 Mbps से ज्यादा का स्पीड नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई है। सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो बीएसएनएल के पास में है, लेकिन बीएसएनएल को भी पब्लिक को नहीं दे रहा, अभी दूसरे कस्टमर को। एक शहर से दूसरे शहर, जो हमारे वीडियो में थे आपने देखा था, कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो कनेक्टिविटी है जिसे हम एनटीआर बोल रहे थे, वो अगर आप दोबारा वीडियो देखिएगा वो नेशनल लेवल का लाइन कहलाता है। वो ऑप्टिकल फाइबर बीएसएनएल मैनेजमेंट कर रहा है, उससे सारा मैनेजमेंट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो बीएसएनएल अभी कस्टमर को देने के लिए तैयार नहीं है, गवर्नमेंट, यानी इसके सब पॉलिटिकल इशू हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो स्पीड है आपको 8 Mbps से ज्यादा किसी, भले जहाँ कुछ भी दिखा, कोई कितना भी दवा बोले, ठोके, प्राइवेट कंपनी कुछ भी बोल सकती है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट हमेशा सबसे बोलना पड़ता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने जो अभी तक लास्ट सेशन में जो डिस्कशन किया था, वो मेरा एक वीडियो है जो हमने इस साल बनाया था करीब 8 महीने पहले ट्रेनिंग शुरू करने से। उस वीडियो को मैं आपके सामने बस शेयर करता हूँ, उसमें कुछ पॉइंट आएंगे, आज हम उस पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे।
तो बिना देर किए मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ अपना, इसको ध्यान से सुनिए। इसमें कुछ सवाल है, उस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है, बस सुनिए पहले किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों को लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे, तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है। अंदर आ जाइए, बिल्कुल अंदर। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है। जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का ये टैग ब्लॉक होता था। इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है। ठीक है, लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है, ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, आप इधर से नहीं तो बीच इधर कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे, जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए। देखिए, ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाएँ कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 275516 कोड, तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है, उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेनेंस होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है। कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है। अदरवाइज पहचान करना आप कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो। ठीक है, उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है। ठीक है, तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में। पहला इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का, तो इसके पीछे जो वायर है एक, वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है। ठीक है, तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते स्विचिंग करना, स्विच करना टेम्प्रोरी बेसिस पे। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर में काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा,
कस्टमर का वायर यहाँ आ गया, हम यहाँ से स्विच रूम में जाएगा जहाँ पे दो लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा। ठीक है, धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में याद है इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। तो आप पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये आप ये जो वायर है वहां से MDF से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया जी हमारे पास में। ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ है, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और ये पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे। ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8, 16, 24 ऐसे, और नॉर्मली 8 का ग्रुप है। ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा। ठीक है, तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया। ठीक है, अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM वायरिंग, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है। ठीक है, जैसे PCM है, नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है। ठीक है ना, तो ये चीजें थोड़ी अपडेट हो रही है। ठीक है, तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए, अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है। लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा। नहीं बोलेंगे PCM कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी। लेकिन आने वाले टाइम में और IP स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, सब सॉफ्टवेयर बेस में। एक IC आएगी, IC के अंदर सारा काम, ये वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर A मिस्टर B से मिला रहा हाथ से। अब वो चीज हमें दिखाई नहीं देती, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ से सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा। ठीक है, अभी को हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ है। कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज रही होगी। ठीक है, और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर है, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रखते जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी बिल्कुल। ठीक है, और जब कोई क्राइम होता था तो ज्यादा FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती है, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं, पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए आप समय के साथ। अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, हर चीज क्या बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे PCM, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का क्या होगा, मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा जो तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, अब वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट आदि ले लीजिएगा भी करा देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना। हमारा PCM कॉन्सेप्ट यूज होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप इकट्ठा करके 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 PCM हमारे पास में आ जाएंगे।
ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीछे में इकट्ठा हो गया। अब एक चीज इसका ये वही ये सिस्टम है, इसमें दो चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें दो चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर इनको आपके जमाने में क्या है ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है, ठीक। तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा ये पूरा। ये देखिए ये क्योंकि पुराना ये हम हटा चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना नई आसी चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये वायर एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा, ठीक है। अब एक को फाइबर में बदल दिया, अब ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया ऊपर, ये वाला जो है ये पीछे ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। जब मेन एक्सचेंज चले जाएंगे वहां पर भी रिटर्न, फिर पीसीएम, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है। अगर किसी और स्विच रूम का तो वहां भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के एमडीएफ के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन क्लियर हो गया? पाथ कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपका चलता है, राइट। ये पूरा फाइबर, आप फाइबर जो घर तक अभी क्या जो आप वायर देख रहे थे, ओके इसका मैंने वीडियो अलग से भी शेयर किया है आपके ग्रुप में, और ये एक्सचेंज विजिट का वीडियो था आपके सामने जो भी हम बात कर रहे थे। इसको ध्यान से देखिए, ये वही था जो हमने कल डिस्कस किया था। तो रियल इक्विपमेंट दिखता कैसे है और एमडीएफ रूम दिखता कैसे है, ये आपको वीडियो के माध्यम से हमने दोबारा बताने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा ये बेसिक है और ये चीज़ हमेशा रहती है। स्विच रूम का सिर्फ मॉडिफिकेशन हो रहा है। पहले इंसान बैठा करते थे जो आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए मैनुअली जोड़ते थे, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच बने, जो कपड़े की मशीन के सामान दिखता था एक टाइम था, उसको चलाने के लिए बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज होते थे। अभी आपने अगर अपने पेरेंट्स से बात करेंगे पूछेंगे तो पहले बीएसएनएल में 5 लाख लोग काम करते थे और टेलीफोन कितने दिए जाते थे, मुश्किल से 8 लाख 10 लाख। और आज क्या है, बीएसएनएल में संख्या घट के करीब हो गई है 60-70 हज़ार के आसपास में एम्प्लॉइज़ की। और लेकिन कनेक्शंस की बात करें तो करीब कनेक्शन 20 करोड़ के आसपास में कनेक्शन है। तो टेक्नोलॉजी बदलती है तो, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हमेशा वैसे ही रहती है। जैसे बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप चाहे हिंदी की बाहर पढ़ाई कर लें चाहे इंग्लिश की पढ़ाई कर लें, लेकिन ABCD तो सबका एक ही हो, वो कभी नहीं बदलेगा कि ए अलग हो जाए बी अलग हो जाए, दैट विल बी सेम, वो तो हमेशा वैसे ही रहेगा। तो ये जो अभी मैं जो चीज़ें डिस्कस किया कल से 2 दिन के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ, ये बेसिकली वो ABCD ही है, क्योंकि ये चीज़ कभी बदलने वाली नहीं है, ठीक है। तो और आपका नेटवर्क जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि जैसे सवाल पूछा था मैंने कि कैसे बात होगी बाघा बॉर्डर का, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कहीं वेरी क्लियर कि कोई भी कंट्री होगी एक प्रॉपर तरीका बनाया जाएगा। इंडिया के अंदर आप हैं तो अपने देश के बारे में मालूम होना चाहिए। कहीं भी घूम फिर के इंडिया से अगर बाहर निकलना है तो मुंबई द मेन लोकेशन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड आ गया है। तो हमने चेन्नई को भी एक बना रखा है और कोलकाता को भी एक बना रखा है। ऐसे 6 इंटरनेशनल गेटवे हमने और बना दिए हैं, ठीक है। फिर वहाँ से समुद्र में जो कंट्रोलिंग होती है वो अलग कंट्रोलिंग होती है, किस कंट्री में जाना है। कुछ कंट्री ऐसे होते हैं लैंड लॉक टाइप का। लैंड लॉक कंट्री कौन होते हैं? जैसे नेपाल है, नेपाल इज अ लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक का मतलब जिसके चारों तरफ कोई समुद्र नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को अगर नेपाल में जाना हो तो कैसे जाएगा? या तो भारत के रास्ते जाएगा या तो फिर चाइना के रास्ते जाएगा, ठीक है ना। अगर दोनों देशों से उसका रिलेशन खराब हो जाए तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, फिर ना ट्रैफिक प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। मंगोलिया है, लैंड लॉक कंट्री है, एक तरफ रसिया है एक तरफ चाइना है और एक तरफ आपका जो कंट्री है आपका ये ताइवान। अलग अलग कंट्री, अगर उनके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं हो तो कैसे कम्युनिकेशन होगा? तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सैटेलाइट के बारे में हमने कल डिस्कस किया ही था कि अभी जो सैटेलाइट है उस स्टेज में नहीं है कि हम इमीडिएटली सैटेलाइट लॉन्च कर दें और सब कुछ देंगे, लेकिन एक कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में हमारे पास फाइबर के साथ साथ सैटेलाइट भी होगा। ये तो मीडिया की बात हुई, पारंपरिक नेटवर्क के बारे में बात हुई, इसका लैब डिजिटल। इसमें कुछ पॉइंट्स आए थे वो मैं अभी डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक सवाल और आपके दिमाग में आएगा। जैसा कि मैं लैंडलाइन के बारे में बता रहा था कि जितने भी कस्टमर हैं हर कस्टमर का वायर आता है, ठीक है। एक लोकल में तो यही हो गया, टावर से भी हर कस्टमर का आके इकट्ठा हो गया। लेकिन जब हम एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में जाते हैं
एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो हमारा जो मूवमेंट होता है वो सिंगल पेयर फाइबर पे होता है। यानी इतने सारे कस्टमर को वहां पे नहीं, लैंडलाइन की तरह नहीं कि लोकल में सारे जुड़े हुए हैं, लोकल में ठीक है इंडिविजुअली होना पड़ेगा, लेकिन इन सबको सिंगल लाइन पे कैसे कम्युनिकेशन किया जाए, ये भी एक चैनल होता है। एक ही पेयर फाइबर पे पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा राज्य, पूरा का पूरा कंट्री का कम्युनिकेशन संभव है। पूरे इंडिया का कम्युनिकेशन भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने फाइबर पड़े हैं? सिर्फ 6 फाइबर पड़े हैं, यानी कि 3 ही पेयर फाइबर हुए और 3 फाइबर, पूरा इंडिया का कम्युनिकेशन पाकिस्तान से हो रहा है। तो कैसे संभव है कि करोड़ों लोगों का कम्युनिकेशन सिर्फ सिंगल पेयर फाइबर पे हो? तो एक्सचेंज जो विजिट करा था उसमें 2-4 चीजें मैंने नाम दिए थे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम थे, बट आपने पढ़ा है, पेपर भी दिया, पास भी किया, नो डाउट। एक तो उसमें हमने नाम लिया था मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। ऐसा करते हैं, लिखते भी रहें और पूछते भी रहें। इस विजिट में जो पॉइंट है, एक हमारे पास आया था मल्टीप्लेक्सर, जो हमने अब भी वीडियो देखिएगा, दोबारा से आपको सुनाई देगा, रिकॉर्डिंग में देख करेंगे, इसमें भी आपको सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, दूसरा हमने मल्टीप्लेक्सिंग बोला था हमने। तीसरा हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशन या पीसीएम के बारे में बात की थी। चलिए पहले मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में पहले बात कर लेता हूँ, टाइम तब तक देखेंगे। आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाए जिसकी है, बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग में क्या डिफरेंस है? सिर्फ 2 लोग हैं जो अदर ब्रांच के हैं, बाकी सभी लोग ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, और जानना सभी को चाहिए क्योंकि इसके बिना तो संभव ही नहीं है आप किसी भी ब्रांच के हो। मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, क्या जानते हैं इसके बारे में? कोई एनीवन? दिया, दिया चक्रवर्ती, आप बंगाल से हैं? चक्रवर्ती बंगाल और असम के होते हैं। प्रत्युष, यस बोलिए। बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने पहले दिन बोला था कि सबको स्मार्ट बनना है, ना तो डफर बनना है, ना ओवर स्मार्ट बनना है। यस दिया, बोलें आप। अगेन अनम्यूट अगेन। आपने क्या इन दोनों का नाम सुना है? पहला सवाल ये सर सुने हैं। सुना है। तो क्या लगता है दोनों में क्या होता है? एक ही चीज है, अलग है? आपके जो भी आपने जानते हैं उसके हिसाब से बताइए। तो मल्टीप्लेक्सिंग होता है, मतलब मल्टीप्लेक्सर एक डिवाइस टाइप का होता है जिससे मल्टीप्लेक्सिंग होता है। अच्छा, ठीक है। अभी फिर मैं पूछूंगा, प्रत्युष यस सर। क्या लगता है दोनों अलग हैं, एक हैं, जैसा अभी दिया ने बताया? सर मल्टीप्लेक्सर एक डिवाइस है जो सेवरल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को देखो मैं तो यहाँ पे जो बैठा हूँ ना, इतना टेक्निकली कुछ नहीं, बहुत सिंपल। अगर मार्केट में जाओगे ना, ध्यान से सुनना, मार्केट में जाओगे मल्टीप्लेक्सर का आईसी अलग मिलेगी, मल्टीप्लेक्सिंग का आईसी अलग मिलेगी। अब बताओ, अब जो आप आंसर दे रहे हो, जो आप लोग पढ़ रहे हो, अगर दोनों की डिवाइस अलग मिलती है तो फिर एक कैसे हो गए? मल्टीप्लेक्सर का आईसी अलग मिलता है, मल्टीप्लेक्सिंग की आईसी अलग मिलती है। तो आपने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है सोच के? कभी सोचा है? शायद मेरे मुंह से पहली बार सुन रहे हैं। नहीं सर, मल्टीप्लेक्सर के बारे में तो पढ़ा है। पढ़ा है, इसमें सर कोई डाउट नहीं। आपने दोनों ही पढ़ा होगा, मैं मान लेता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि इन दोनों में एक काम तो, जो अगर कॉपी में लिखने की बात करें तो दोनों में एक चीज बोली जाती है, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट। इसमें कोई डाउट नहीं, यस यही तो है ना, मेनी इनपुट हाँ सिंगल आउटपुट। ठीक है, यस सर। तो मल्टीप्लेक्सर के लिए भी हम यही बात बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग के लिए बात मानते हैं। एक बार मान लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए दोनों में अंतर क्या है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग हैं। ये ऐसे आपकी कोई गलती नहीं, कोई बुक्स में पढ़ोगे तो वहां ये लिखा ना, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, मल्टीप्लेक्सर इज द डिवाइस दैट इज मेनी, मल्टीप्लेक्सिंग इज आल्सो ए डिवाइस या प्रोसेस देयर इज अ मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट। दोनों में एक ही चीज लिखेगा, आपको अलग नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस है क्या, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, फिर आपको फिर कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। ये बात मुझे भी तब समझ में आई जब मैं आफ्टर इंजीनियरिंग के बाद हमारी नौकरी लगी, उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग में गए, जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने दे रहा हूँ, तब वहां पे देखा दोनों चीजें अलग क्यों है और इनका बड़ा प्रॉपर यूज किया गया था। एक क्लासरूम है, समझने के लिए, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, और जो गेट है, उस गेट की कंडीशन है, जो एंट्री गेट है उसमें कंडीशन है कि इस गेट से केवल एक बार में एक ही आउटपुट हो सकता है। उसमें लिखा सिंगल आउटपुट अलाउ ओनली। ठीक है, तो क्लास में 30 बच्चे हैं और गेट पे लिखा है सिंगल आउटपुट,
अब आपके पास क्या संभावनाएं हैं? पहली संभावना ये हो सकती है कि मैं 30 के 30 स्टूडेंट को एक बड़े बॉक्स में बंद करें, बड़े बॉक्स में बंद करें और एक साथ सबको बाहर फेंक दें उठा के। इसमें कोई डाउट नहीं, 30 बच्चों को एक बड़े बॉक्स में बंद किया और एक ही साथ पूरा बॉक्स एक बार में बाहर ले गए, मेन इनपुट सिंगल आउटपुट हो गया। एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है रोल नंबर 1 पहले जाएगा, रोल नंबर 2 बाद में जाएगा, 3 जाएगा, एक सीक्वेंस बना दे, एक बार में 1 बाई 1 चला जाए। ये भी एक तरीके का हो। तो जो पहले वाला था जिसमें हमने एक साथ सबको बॉक्स में बंद किया और सिंगल आउटपुट करा, वो आपका कहलाएगा मल्टीप्लेक्सर। जब आप मल्टीप्लेक्सर पढ़ते हैं तो मल्टीप्लेक्सर में हमेशा आपने पढ़ा होगा कभी भी 2x1, 4x1, ठीक है ना, 8x1, ये आपने मल्टीप्लेक्सर के लिए पढ़ा होगा। दिस इज अ मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर, उल्टा करो डीमल्टीप्लेक्सर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिग्नल जो भी चीज आपको आउटपुट करनी है उनको मैनिपुलेट करके इनकोड किया जाता है जैसे बिल्कुल बॉक्स की तरह, और फिर उसको हम आउटपुट बनाते हैं। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, दिस इज द मल्टीप्लेक्स। ये आप अगर आप पढ़ेंगे तो ये 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं टीडीएम और एक को बोलते हैं एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दूसरे को टाइम डिवीजन। ये कभी भी आपने ये नहीं पढ़ा होगा 4x1 मल्टीप्लेक्सिंग, 2x1 मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सर पढ़ा होगा, मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें दूसरा वाला कॉन्सेप्ट, ये 2 तरह का होता है, टीडीएम और एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये दोनों मिलकर हमारे पूरे टेलीकम्युनिकेशन, पूरे डेटा कम्युनिकेशन, इंटरनेट वर्ल्ड को चला रहे हैं। अपने आप में सरप्राइजिंग है। तो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस आपको मेरे समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, इसमें भी क्या, इसमें 1 बाई 1, इसमें सबको भेज रहे हैं लेकिन 1 बाई 1 भेज रहे हैं। एक में फ्रीक्वेंसी के माध्यम बना के, एक में टाइम का माध्यम। एक को बोल दिया कि भाई रोल नंबर 1 10 बजे निकलेगा, रोल नंबर 2 10:05 पे निकलेगा। दूसरे वाले में कह दिया भैया जिसकी उम्र सबसे ज्यादा वो पहले निकलेगा, दूसरे उसके सेकंड में निकलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट, अब एक चीज और इसमें हमने बोला था, आपको एक चीज मैं जब कल से बता रहा हूँ, एक तो आपको रास्ता मिल गया। आपको यहाँ से, ये मान लो गाजियाबाद है, ठीक है, गाजियाबाद से आपको दिल्ली जाना है। ठीक है, आपको एक रास्ता मिल गया, राइट। ठीक है, एक आप रास्ता मिल गया। अब रास्ता कई तरीके से हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है रास्ता। तो मान लो आपने सड़क चूज कर लिया कि मुझे रोड के माध्यम से जाना, इस रास्ते से जाना, ये जो हमने रास्ता बनाया मुझे इसी रास्ते, बाकी रास्ते में नहीं जाना, एक रोड है। अब रास्ते में जाने के लिए अब आपके पास में जरूरत पड़ेगी साधनों की। अब साधन कुछ भी हो सकता है, पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, वो कहलाते हैं साधन। ठीक है ना। तो उसी तरह से आपको ऑप्टिकल फाइबर मीडिया मिल गया, बाय कनेक्टिविटी आपको समझ में आ गई। जो हमने कल से अब तक डिस्कस किया, जो बात कर रहा हूँ, कम से कम आपके दिमाग में ये बात तो फिक्स हो गई कि हमने चाहे मोबाइल से बात करें या कुछ कर रहे हैं, फाइनली ये एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया ऑप्टिकल फाइबर बैकग्राउंड में। जो आप यहाँ से अमेरिका बात कर रहे हैं तो रास्ता तो मिल गया आपको कि भाई मेरा जो साउंड है हाय बोलूंगा इन्हीं रास्ते से घूमते हुए जाएगा। जैसे बाघा बॉर्डर पे बात करी मैंने कि अटारी जाएगा, अमृतसर जाएगा, दिल्ली जाएगा, मुंबई आएगा, समुद्र में होते हुए, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, अमेरिका, दैट लाइक, फिर ब्रिटेन, सऊदी अरब, अफगानिस्तान एंड फाइनली पाकिस्तान। और रास्ता मिल गया, ये तो ठीक है। रास्ते पे साधन की जरूरत पड़ेगी। कैसे ये संभव है कि मेरा हाय बोला हुआ शब्द इन रास्तों पे उस स्पीड से मूव करे, अमेरिका चला जाए, पाकिस्तान चला जाए, किसी भी लोकेशन चला जाए, ये कैसे हुआ? 10 साधन, अब मैं साधन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कैसे संभव हुआ? ये हमारा वायस है। इस वायस को ज्यादा से ज्यादा आप अगर हवा में बात करेंगे तो, अगर नॉर्मल बात करते हैं तो सिंपली 30 मीटर 50 मीटर, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, बाकी मीडिया में इस हवा को ऐसे तो नहीं जा सकता, हवा में तो हमारा नेचुरल है कि हम कोई बनाना नहीं, जैसा है उससे। लेकिन बाकी मीडिया में इसको कोई ना कोई प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि वो इस स्पीड से मूव कर जाए। वो कैसे संभव है? तो एक आपने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला नहीं कह सकते, एक हाई स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है कि हमारा जो साउंड होता है इसकी क्वालिटी होती है। कान होता है, भगवान ने हमारा जो कान दिया ना, इसकी खासियत है। क्या खासियत है? हम किस चीज को सुनते हैं? हम बहुत धीमी आवाज को नहीं सुन सकते, रफली भाषा में बोलो लो फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, पिच लो होती है, हम उसको नहीं सुन सकते। ये हमारे कान की खासियत। हम बहुत ऊंची आवाज को भी नहीं सुन सकते।
तो हम जो सुनता, हमारा जो कान है जो सुनाई देता है वो बिटवीन इस रेंज को सुनाई देता है, ठीक है ना। बीच में हम सुनाई देता 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। शायद आपको याद होगा कि जो वॉयस होता है इसका जो साउंड जो नापा गया, इंसान ने जो अपना तकनीक बनाई, वो कहा भाई 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के ही साउंड को हम महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इससे कम या ज्यादा को हम नहीं सुन सकते, ठीक है, ठीक है। और जो साउंड यानी फ्रीक्वेंसी है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा V = F लैम्डा। ये बड़ा ही प्रैक्टिकल बनाया गया था, ये कोई बनाया नहीं गया था, जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया उसी आधार पर डिजाइन किया गया। यानी V का मतलब स्पीड, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, F का यानी जो स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यानी आपकी हाई स्पीड होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दैट इज द स्पीड। यदि मैं तेज बोलूं, आप बोल के देखना, तो आपको लगेगा अटैक कर रहा है बंदा। धीमा बोलता तो आप कान पकड़ के खींचते हो, मुझे सुनाई दे, ठीक है ना। तो जो हमारा साउंड है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, यानी हाई स्पीड, हाई इंटरनेट स्पीड, ठीक है। अब हमारा साउंड तो यही है भाई, ये तो अगर इसी स्पीड को हम तार में डाल दें, फाइबर में डाल दें, टावर में, तो नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वॉयस है उसमें एक बहुत ऊंची आवाज यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप कुछ भी मिला दो आप, ओवरऑल पानी ही कहलाएगा ना। तो हमारा जो वॉयस है एक ड्रॉप के समान है, और एक बाल्टी पानी में कुछ भी मिला दें, कुछ भी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, जो हमें सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो ओवरऑल वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और मेरी स्पीड जो है, हम इसको इतना क्रिटिकल बना दिया कि ये स्पीड हमारी लाइट की स्पीड के बराबर करनी है। कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया है, इंसानों ने ही बनाया, कि इसकी स्पीड हम लाइट के बराबर कर लें। यानी जैसे में मेरा मोबाइल फोन है, एक समझने के लिए कि मैं अगर इसमें हाय हेलो बोल रहा हूं, तो मेरे इस पे एक ऐसा डिवाइस लगा है जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, कान तो सुनाई नहीं देगा समझने के लिए, ठीक है ना, सुनाई नहीं देगा आपको पास में। और ऐसे कौन से डिवाइस होते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, ऑसिलेटर होता है, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेटर होते हैं, तो यहाँ पे लगा होता है ऑसिलेटर। तो जैसे यहाँ मिलते हैं, मेरी आवाज दोनों मिक्स होती है। अब इससे जो भी मीडिया हो, चाहे वायरलेस हो चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो, वो इस स्पीड से मूवमेंट हो जाता है। अगर कोई आप पूछे कि कम्युनिकेशन में किस स्पीड से, EMO की स्पीड बताओ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की स्पीड बताओ, कि हम वो लाइट की स्पीड को फॉलो करते हैं, तो तुरंत आवाज यहाँ निकलेगा। रास्ता आपको मालूम है, वायरलेस ऑप्टिकल फाइबर, ये बनेगा एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। आप सोचो, यहाँ हाई बोला, विद इन अ सेकेंड दूसरे एंड पे चला गया, ठीक है, क्योंकि इतनी स्पीड बन गई। तो ये जो मिक्सिंग प्रोसेस है, इसका हमने एक नाम दिया है, दैट इज द मॉड्यूलेशन। आपने बिल्कुल सुना होगा मॉड्यूलेशन, आपने पढ़ा जरूर होगा भाई। यूज जब कभी पूछते मॉड्यूलेशन का यूज क्यों किया जाता है, मॉड्यूलेशन का यूज इसलिए किया जाता है कि अपने साउंड को विद इन ए सेकेंड दूसरे लंबी दूरी तक हम लोग भेज सके। सबसे पहला सिंपल, ये नहीं मॉड्यूलेशन आप अगर इस तरह से जवाब देंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, ये सब ठीक है, किताबी ज्ञान है, पेपर में लिखो 10 में 10 नंबर मिलेगा। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली बात यह है कि हम इसका प्रोसेस का क्या फायदा, इसका फायदा कि हम जैसे हाई हेलो बोलते हैं, मॉड्यूलेट होता है हमारा सिग्नल, और मॉड्यूलेट सिग्नल ही जो भी मीडिया है हमारे पास में, विद इन ए सेकेंड दूसरे एंड पे मूवमेंट हो जाता है। तो दिस इज द मॉड्यूलेशन। दूसरे एंड पे भैया जो मिलाया था, यानी जो मेरे सुनने वाला, ये जो हमारा प्रोसेस है, जो कान है यहाँ पे सुनने वाला, इसमें हम उसको जो मिलाया था उसको रिमूव कर दो, इसको मिला दो, तो हमारा वॉइस जो होता है वो मेरे कान को सुनाई दे जाता है। इट इज द डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन के बिना कम्युनिकेशन संभव नहीं है। समय बदला, दूध में चीनी मिलाना है, चीनी मिलाने के तरीके कई हो सकते हैं, चम्मच से मिला लो, चम्मच नहीं है 2 गिलास को ऊपर नीचे कर लो, वो भी नहीं है गर्म कर दो। तो उसी तरह से मॉड्यूलेशन, हमें मॉड्यूलेशन का पर्पज मालूम है कि इसकी मदद से हमें अपने साउंड को या कोई भी जो भी कम्युनिकेशन के लिए हमें करना है, दूरी भेजना है, वो हमें भेजना है, तो उसको कई तरीके से हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं। और आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मॉड्यूलेशन पढ़ा होगा, AM, FM, PM, QAM, ठीक है ना, बहुत सारे न जाने। और आज का जो मॉड्यूलेशन है DM, ADM जो अभी यूज होता है, अभी BMT बहुत लेटेस्ट मॉड्यूलेशन है, ठीक है, DMT मॉड्यूलेशन हो गया, ठीक है, न जाने कितना। लेकिन इन सबका पर्पज टेक्नोलॉजी के हिसाब से नाम बदल रहे हैं, तरीके बदल रहे हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, सिग्नल को दूर भेजना, ठीक है ना। AM का यूज, FM का यूज विद इन 30 किलोमीटर राइड, FM रेडियो क्यों पे हो रहा है भाई, 30 किलोमीटर के दायरे में सबको सुनाना है, ठीक है, ठीक है, वो इतना। लेकिन उसी तरह हमारे
टेलीकॉम में जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई, जिस कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट लिया गया, जिसको बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पीसीएम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन। ये करीब पिछले 60 सालों से हमारे कम्युनिकेशन का अहम हिस्सा है। सन 1967 के आसपास हमने इसकी पहली बार शुरुआत करी थी प्रैक्टिकल में, किताब जहाँ भी हो, और आज करीब मान लीजिए 40 साल हो गए या करीब 60 साल के आसपास, 50-60 साल हो गए। तो हमारी कम्युनिकेशन एक बड़ा रोल है पल्स कोड मॉड्यूलेशन का। इसके बहुत सारे एडवांटेज होंगे, बहुत सारे चीजें होंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं इतना ही रख रहा हूँ, और फिर हम लोग कल मिलेंगे। और कल थोड़ा सा टाइम आप लोग ज्यादा रखिएगा। कल किसी को कोई समस्या तो नहीं है, दे सकते हैं 40 से 60 मिनट, मैसेज भी दे दीजिए, अटेंडेंस भी हो जाएगी। और इसमें कोई मन में सवाल है, डाउट है तो पूछिए। अभी हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलेशन के बारे में, और उसके बाद हम जो आज का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये भी रिक्वेस्ट होगी, कल प्लीज थोड़ा सा माइक सभी लोग रेडी रखेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब देंगे। यस, 2 लोगों ने कहा हम तैयार रहेंगे, बाकियों का पता नहीं भाई, आप कहोगे भाई। यस, ओके ओके, ठीक है, आप अपना अटेंडेंस दे दीजिए आज के लिए। अगर आज में कोई सवाल पूछना है तो मैं अभी बैठा हूँ। एनीवे क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एटलीस्ट मेरे पढ़ाने में कोई ऐसी चीज तो नहीं आ रही जो आपको समझ में नहीं आ रही हो? मैं मान लूँ ओके है? 2 चीजें होती हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया सब कुछ, या जो कुछ था ऑल क्लियर हो गया, जो बचा था वो भी उड़ गया दिमाग से? ठीक है, चलिए बाद में पता चलेगा। थैंक यू फॉर टुडे, नाइस, हैव ए नाइस डे। और त्यौहार भी मनाइए, कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।